टॉपिक नंबर 4.6 विषय वस्तु चयन के मानदंड। नंबर 1 आत्मनिर्भरता। सीखने के अर्थशास्त्र के अनुसार कम शिक्षण प्रयास और कम शैक्षिक संसाधनों में विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक सीखने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे प्रभावी रूप से अधिकतम परिणामों तक पहुंच सके। अर्थात विद्यार्थियों को अधिक से अधिक स्वयं सीखने का अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम की विकास प्रक्रिया के दौरान उसका चयन करते समय ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे अधिगमकर्ताओं को व्यावहारिक रूप से अधिक सीखने के अवसर मिलें और जो उनके जीवन के लिए उपयोगी कौशलों का विकास करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करें। नंबर 2 महत्व। किसी भी अधिगम स्तर पर विषय वस्तु का महत्व इसलिए होता है क्योंकि किन्हीं विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिगम गतिविधियों, कौशलों, प्रक्रियाओं और अभिवृत्तियों का विकास करने की दृष्टि से इसका चयन किया जाता है। विषय वस्तु कम माध्यम से ही अधिगमकर्ताओं के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोपेशीय पक्षों के विकास में सहायता मिलती है। साथ ही विषय वस्तु के चयन के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी साबित हो सके। नंबर 3 वैधता। किसी भी विषय वस्तु के चयन के समय उसका वैध होना बहुत आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय की मांग के अनुरूप अद्यतन प्रकरणों का समावेश करना चाहिए। अन्यथा जो प्रकरण वर्तमान में उपयोगी नहीं रह गए हैं तो अब विषय वस्तु का भाग बने रहने के लिए वैध नहीं होंगे। इसीलिए निरंतर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की जांच करते रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पुराने अनुपयोगी प्रकरणों को हटाया जा सकता है क्योंकि कोई भी विषय वस्तु का वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में प्रासंगिक होना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा उसका अध्ययन करना और कराना व्यर्थ होगा। नंबर 4 रुचि। पाठ्यक्रम में चयनित विषय वस्तु का अधिगमकर्ताओं की रुचि के अनुसार होना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह मानदंड बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत उपयोगी मानक है। विद्यार्थी किसी भी प्रकरण को तभी सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं जब वह उनके लिए रुचिकर और उपयोगी हो। इसीलिए पाठ्यक्रम का बाल केंद्रित होना आवश्यक हो जाता है, लेकिन अगर पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होगा तो शिक्षक के पास भी केवल निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कराने कार्य रह जाता है तथा विद्यार्थी भी उसमें रुचि नहीं लेते। पॉइंट नंबर 5 उपयोगिता। विषय वस्तु के चयन का एक और मानदंड है इसका अधिगमकर्ता के भावी व्यावसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के सभी पक्षों के अनुसार उपयोगी हो। अर्थात विद्यार्थी जब किसी विषय वस्तु को अपने जीवन के लिए उपयोगी नहीं मानते तो वे उसका अध्ययन करना ही छोड़ देते हैं और शिक्षक के लिए भी ऐसे प्रकरणों में रुचि विकसित करना कठिन हो जाता है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का समय व्यर्थ में नष्ट होता है। विद्यार्थी केवल उसी विषय वस्तु को अध्ययन करते हैं जो उन्हें उपयोगी लगती है। पॉइंट नंबर 6 अधिगम योग्य। किसी भी विषय वस्तु के चयन का मानदंड यह भी है कि वह विद्यार्थियों, अधिगम शक्तियों और अनुभवों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर विषय वस्तु का कठिनाई का स्तर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के अनुरूप नहीं होगा तो विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं लेंगे। शिक्षकों को इसीलिए मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों का बोध करके यह समझने का प्रयास करना होगा कि किस प्रकार संबंधित विषय वस्तु को अधिगम योग्य बनाया जा सके। और अगला पॉइंट है व्यवहार्यता। विषय वस्तु के चयन का बहुत महत्वपूर्ण मानक है इसका व्यावहारिक होना, अर्थात जो भी विषय वस्तु चयन किया गया है वो पूर्ण रूप से लागू हो सके। इसके चयन में विद्यालयों की वास्तविक स्थितियों, सरकार और समाज से संबंधित परिस्थितियों का ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों को आवंटित समय में और संसाधनों के अनुसार सिखाने का प्रयास करना होगा। उन्हें ऐसा प्रकरण ना दिया जाए जो उनके द्वारा निर्धारित समय और उपलब्ध संसाधनों में पूरा करना संभव ना हो। अगला टॉपिक 4.7 पाठ्यक्रम संगठन की उपागम। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों का चयन करने के उपरांत उन्हें विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शक्तियों के विकास और रुचियों के अनुरूप संगठित किया जाता है। पाठ्यक्रम का संगठन ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अधिगम में सरलता और सुगमता हो। सामाजिक विज्ञान
के अध्ययन सामग्री के 3 पक्ष होते हैं। नंबर 1 ज्ञान पक्ष, नंबर 2 क्रिया पक्ष और नंबर 3 भाव पक्ष। पाठ्य वस्तु को संगठित करते समय विद्यार्थियों की रुचियों को महत्व दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम बालक की शारीरिक, बौद्धिक रुचियों और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना आवश्यक होता है ताकि उनकी रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का संगठन किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के संगठन के विभिन्न उपागमों के बारे में चर्चा की गई है। अगला टॉपिक है एकीकृत पाठ्यक्रम उपागम। एकीकृत पाठ्यक्रम कोई नई उपागम नहीं है। यह 1800 ईस्वी से अस्तित्व में है और ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों जैसे जॉन ड्यूई और एम स्मिथ इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षाविदों द्वारा इस उपागम पर ध्यान केंद्रित करने से यह उपागम प्रचलन में आई। अधिकांश मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद इस उपागम में माध्यम शिक्षण को बेहतर मानते हैं। पाठ्यक्रम की इस उपागम में विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के मध्य किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं रखी जाती। यह उपागम ज्ञान की विशेषज्ञता पर जोर न देते हुए विभिन्न विषयों को एक स्तर विशेष पर जीवन से जोड़ देती है। एकीकृत पाठ्यचर्या कहलाती है। इसमें विषयों एवं क्रियाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तथा शिक्षा के एक स्तर को दूसरे स्तर से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है ताकि उच्च स्तरों पर सुदृढ़ ज्ञान ढांचे का विकास होता है। 20वीं सदी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत से सफल प्रयोग हुए और कई सिद्धांतों का विकास हुआ। इसी समय में गेसाल्टवाद अर्थात पूर्णाकारवाद भी अस्तित्व में आया। इन मनोवैज्ञानिक खोजों ने शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित किया। गेसाल्टवाद के अनुसार ही अमेरिकी विद्यालयों में एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास हुआ तथा यह पाठ्यक्रम एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी क्रिया को प्रभावशील एवं उपयोगी तभी माना जा सकता है जब उसके विभिन्न भागों में एकता हो। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें उसके विभिन्न विषय इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके मध्य कोई एकीकृत पाठ्यक्रम का अवरोध न होकर उनके एकता होती है, उसे एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की ज्ञान वस्तु को अलग अलग भागों में प्रस्तुत न करते हैं, बल्कि सभी विषय एक साथ मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह दायित्व शिक्षकों पर आ जाता है कि वे पाठ्यक्रम के सभी विषयों को आपस में संबंधित करें, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का भी जीवन से संबंध स्थापित करें और साथ ही अन्य विषय से भी सह संबंध स्थापित करके ज्ञान प्रदान करें।